Friends, so we continue the discussion with the previous year questions. तो यहाँ पे हम एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, E Limited, the exporter, received a letter of credit issued by Bank Z on behalf of I Limited, the importer. So यहाँ पे तीन पार्टीज हम देख रहे हैं. E Limited जो एक्सपोर्टर मीन्स सेलर है, I Limited जो इंपोर्टर मीन्स बायर है, बैंक जेड जो है वो आई लिमिटेड का बैंक है और वो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है. एलसी वाज सेंट बाय बैंक जेड टू बैंक वाई. तो एलसी इशू करने के बाद एलसी बाय बैंक जेड किसको भेजता है? बैंक वाई को. किस पर्पस के लिए? टू कन्वे सेम टू ई लिमिटेड. यानी बैंक वाई ने ये एलसी भेजना है सेलर को, ई लिमिटेड को. On E Limited insistence, Bank Y also makes a commitment to pay if Bank Z fails to pay. E Limited की रिक्वेस्ट के ऊपर, सेलर की रिक्वेस्ट के ऊपर बैंक वाई ने ये कमिटमेंट दिया ऑन बिहाफ ऑफ बैंक जेड कि बैंक जेड अगर पे नहीं करता तो बैंक वाई पे करेगा. After shipment of consignment, E Limited submitted documents to Bank X for payment. गुड्स बना करके शिपमेंट करने के बाद एक्सपोर्टर यानी सेलर डॉक्यूमेंट सबमिट करता है बैंक एक्स को फॉर पेमेंट. ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, पेमेंट इज मेड बाय आई लिमिटेड आफ्टर 90 days विच इज द ड्यू डेट. डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन करने के 90 days के बाद आई लिमिटेड मीन्स सेलर पेमेंट कर देता है ड्यू डेट के ऊपर. आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन को हम ठीक से अंडरस्टैंड कर चुके हैं. नहीं अंडरस्टैंड किया तो एक बार फिर इसको जरूर देख लेना. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर क्वेश्चन नंबर 21 to 25. 5 क्वेश्चन हमने आंसर करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं. फर्स्ट, while forwarding LC to E Limited, what will Bank Y known as? बैंक Y जब सेलर को एलसी भेजता है तो बैंक वाई को क्या कहा जाएगा? फ्रेंड, जो बैंक एलसी कन्वे करता है ऑन बिहाफ ऑफ इशूइंग बैंक, उस बैंक को हम कहते हैं एडवाइजिंग बैंक या नोटिफाइंग बैंक. तो बैंक वाई यहाँ पे नोटिफाई कर रहा है एलसी को, एक्सपोर्टर को, सेलर को. तो ये बन गया एडवाइजिंग बैंक या नोटिफाइंग बैंक. What is obligation of Bank Y in addition to sending LC to E Limited as a notifying bank? बैंक Y ने नोटिफाइंग बैंक के तौर के ऊपर एलसी सेलर को भेजा. तो ये भेजने के अलावा इसका और क्या ऑब्लिगेशन है बैंक वाई का? बैंक वाई का ऑब्लिगेशन है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है भेजने से पहले, बिफोर पासिंग इट ऑन, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, जेन्युइननेस है, उसको बैंक वाई वेरीफाई करे. सो दैट अगर कोई फ्रॉड की सिचुएशन है तो वो नोटिस में आ सके. तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ एलसी. बैंक वाई committed to pay if bank Z fails to pay. For this function what bank Y is called? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैंक वाई ने कमिटमेंट किया था कि अगर बैंक जेड पे नहीं कर पाता तो बैंक वाई पे करेगा. इस फंक्शन के लिए, इस एक्टिविटी के लिए बैंक वाई को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे बैंक वाई जो गारंटी दे रहा है फॉर बैंक जेड, तो हम इसको
कन्फर्मिंग बैंक कहेंगे। So this means बैंक Y on one side notifying या advising बैंक है, on the other side confirming बैंक है। Bank X made payment of documents to E Limited according to letter of credit. Bank X is called। So बैंक X ने पेमेंट कर दिया डॉक्यूमेंट्स का सेलर को, तो इस केस में बैंक एक्स को हम क्या कहेंगे? सो पेमेंट करने वाले बैंक को हम कहते हैं नेगोशिएटिंग बैंक या नॉमिनेटेड बैंक। वो बैंक जिसको राइट है, जिसको ऑर्डर किया है बाय या अथोराइज किया, हम ये कहें जिसको अथोराइज किया है इशूइंग बैंक ने कि भाई आप डॉक्यूमेंट का पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज टू बी मेड अकॉर्डिंग टू एलसी बाय आई लिमिटेड। इंपोर्टर ने बायर ने पेमेंट करनी है डॉक्यूमेंट्स की अकॉर्डिंग टू द लेटर ऑफ क्रेडिट। कब? आफ्टर 90 डेज, जो ड्यू डेट है। व्हाट टाइप ऑफ एलसी वाज इशू टू कवर दिस ट्रांजैक्शन? इस ट्रांजैक्शन को के पेमेंट 90 डेज के बाद किया जाएगा, कवर करने के लिए कौन सा एलसी इशू किया गया? तो यहाँ पे इमीडिएट पेमेंट नहीं है, आफ्टर 90 डेज है। So when payment is after some given time period on due date, we call it DALC या use-as LC। DA document against acceptance LC या use-as LC। So I hope all the 5 questions related fundas are clear to you। चलिए अब हम चलते हैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस के ऊपर। पहला इंडिविजुअल क्वेश्चन, What is accelerated provision for substandard secured assets held for 6 months to 1 year? अगर कोई सबस्टैंडर्ड लोन है, सिक्योर्ड है, उसको रीस्ट्रक्चर किया गया, तो उस केस में हम उससे एक्स्ट्रा प्रोविजन चार्ज करते हैं। उसके लिए हम प्रोविजन को इंक्रीज कर देते हैं। अगर वो पीरियड 6 मंथ्स टू 1 ईयर के लिए है, तो एक्सेलरेटेड प्रोविजन कितना रहेगा? तो एक्सेलरेटेड प्रोविजन रहेगा 25% का। Who fixes and monitors the stop loss limit in the treasury operations? किसी भी बैंक के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में ट्रेजरी ऑपरेशन से रिलेटेड एक स्टॉप लॉस लिमिट रहता है। उस लिमिट को फिक्स कौन करता है और उसको मॉनिटर कौन करता है? इस लिमिट को फिक्स करता है बैंक का बोर्ड या बैंक की मैनेजमेंट, लेकिन इसका मॉनिटरिंग कि इस लिमिट को कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो मिड ऑफिस करता है डीलिंग रूम के अंदर। सो डीलिंग रूम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 सेगमेंट्स हैं, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एंड बैक ऑफिस। तो मॉनिटर करने का काम ये मिड ऑफिस का है। What is reporting frequency for IBS, International Banking Statistics by banks to RBI, covering cross-border positions, exposures and international banking activities? So रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक रिपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स, जिसमें क्रॉस बॉर्डर पोजीशंस की इंफॉर्मेशन, एक्सपोजर की इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल बैंकिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बाय बैंक्स टू आरबीआई। हमने बताना इसकी रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। इस रिटर्न की रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली। एवरी क्वार्टर दिस रिपोर्ट इज टू बी सेंट। फॉलोइंग आइटम्स आर रिलेटेड टू ए बैंक आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल? तो ये कौन सी एक्टिविटीज हैं? बिल्स पेबल, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट एक्रूड, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और टीडीएस।
तो जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक की बैलेंस शीट की किस शेड्यूल में ये हमें मिलेंगी? फ्रेंड, बैंक के शेड्यूल में कुछ शेड्यूल्स लायबिलिटी को रिलेट करती हैं, जैसे 1 से लेके नंबर 5। कुछ एसेट्स को रिलेट करती हैं, जैसे 6 से नंबर 11। ये जो आइटम्स हैं, ये सारी की सारी लायबिलिटीज हैं, और लायबिलिटीज में भी ये अदर लायबिलिटीज है, और अदर लायबिलिटीज का शेड्यूल है नंबर 5। तो ये सारी की सारी हमें दिखाई देंगी शेड्यूल नंबर 5, जिसका टाइटल है अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। A replica of a nostro account is maintained by a bank in its own books in domestic currency, that is Indian rupees. What is name of this account and what is this purpose? नॉस्ट्रो अकाउंट की हूबहू कॉपी, जिसको रेप्लिका कहते हैं, वो बैंक मेंटेन करता है अपनी बुक्स के अंदर, लेकिन वो मेंटेन करता है फॉरेन करेंसी में नहीं, क्योंकि नॉस्ट्रो अकाउंट तो फॉरेन करेंसी में होता है। तो ये मेंटेन होता है डोमेस्टिक करेंसी के अंदर। हमने बताना है इस अकाउंट का नाम क्या है जो डोमेस्टिक करेंसी में रखा जाता है, और इसका पर्पस क्या है। इस अकाउंट का नाम है मिरर अकाउंट, और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है ट्रैक करना और रिकंसाइल करना फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को थ्रू नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनको ट्रैक करना कि वो टाइमली सेटल हो रही हैं या नहीं, और रिकंसाइल करना। क्वेश्चन 31, व्हाट इज द टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लिमिट फॉर एलआरएस फॉर सेल्फ फंडेड एजुकेशन पर्पस? अगर स्टडीज अब्रॉड को फाइनेंस किया जा रहा है बाय ए पर्सन हिमसेल्फ विदाउट रेजिंग लोन, so self-funded means without raising loan, bank funded means raising loan। LRS के अंदर TCS का अमाउंट कितना है वो हमने बताना है। सेल्फ फंडेड केस स्टडीज अब्रॉड, तो दिस इज 0 when amount is up rupees 10 lakh, above 10 lakh it used to be 5% previously, but from 1st April 2026 it is 2%, तो ये 2% है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज LRS लिमिट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड दैट एन ऑथोराइज्ड डीलर कैन रिलीज विदाउट ए डॉक्टर्स एस्टीमेट? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में जो ओवरऑल लिमिट है वो $250,000 की है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए भी और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए भी, और दोनों को मिला करके भी इन 1 फाइनेंशियल ईयर। तो मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, तो ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का पार्ट है। तो यहाँ पे विदाउट डॉक्टर्स एस्टीमेट एडी बैंक $250,000 भेज सकता है, लेकिन अगर $250,000 से ज्यादा भेजने की जरूरत है तो फिर डॉक्टर या हॉस्पिटल का एस्टीमेट चाहिए जहां से ये ट्रीटमेंट लिया जाना है। सो इट इज up to $250,000 per financial year. Question number 33. What is the maximum and minimum range for making provision for country risk and based on what? So जब हम country risk के लिए प्रोविजन करेंगे तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम प्रोविजन कितना होता है, और प्रोविजन करने के लिए हम बेस किसको बनाएंगे? फ्रेंड्स, ये बेस होता है ECGC का कंट्री क्लासिफिकेशन। ECGC पीरियडिकली रिस्क के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कंट्रीज को रिस्क कैटेगराइजेशन करता है, उसके ऊपर बेस करके
ये प्रोविजन का अमाउंट 0.25 से लेके 1% तक हो सकता है। Calculate outward remittance rate if US dollar Indian currency spot is 80 rupees 0025 oblique 80.0075 and margin is 25 पैसा। तो आउटवर्ड रेमिटेंस भेजना है यानी कंट्री के बाहर पैसा जाना है और यूएस डॉलर में ये पैसा जाएगा और यूएस डॉलर इंडियन करेंसी का जो इंटर बैंक रेट है, तो जब इंटर बैंक रेट दिया होता है तो इसके दो पार्ट्स रहते हैं ऑलवेज। एक बाय करने के लिए, जो फर्स्ट पार्ट है वो बाय करने के लिए और सेकंड पार्ट जो है वो सेल करने के लिए। और ये बाइंग एंड सेलर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो यहाँ पे आउटवर्ड रेमिटेंस है, तो यहाँ पे कस्टमर बैंक से फॉरेन करेंसी परचेज करेगा। सो दिस मीन बैंक विल सेल द फॉरेन करेंसी। तो रेट कौन सा यूज किया जाएगा? जो सेलिंग का रेट है, इट मीन दिस रेट विल बी यूज्ड। और फिर 25 पैसा मार्जिन है जो बैंक ने रिकवर करना है, यानी वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए एंड फाइंड द आंसर। तो यस, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कॉपी में लिखिए, आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो दिस रेट विल बी 80.2575 रुपीज। तो ये हमारा सेलिंग रेट है जो हमने लिया, मार्जिन हमने उसमें ऐड किया एंड दिस इज द rate which we get. A pre-shipment loan is covered by ECGC guarantee cover of 75%. Outstanding balance is 25 lakh whereas security value is 20 lakh only. What is the amount on which ECGC cover is available and what is the amount of provision on portion covered by this guarantee if account is doubtful for 2 years? क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली आपने देखा है, इसमें कई पेज हैं क्वेश्चन के अंदर। सो प्री शिपमेंट लोन है, पहली बात। एक्सपोर्ट क्रेडिट है, कवर्ड है ईसीजीसी गारंटी में, गारंटी कवर 75% का है, तो जो भी अमाउंट होगा उसका 75%। बैलेंस 25 लाख है, सिक्योरिटी वैल्यू 20 लाख है। हमने बताना है नंबर 1, व्हाट इज द अमाउंट ऑन विच ईसीजीसी कवर इज एक्चुअली अवेलेबल। Secondly, what is the amount of provision on that portion which is covered by the guarantee if account is doubtful for 3 years account? So doubtful for 3 years account means this is D2 account और D2 अकाउंट में जो प्रोविजंस के रेट हैं वो 3 तरह के रेट्स रहते हैं। सिक्योर्ड बैलेंस के ऊपर अलग प्रोविजन होता है, अनसिक्योर्ड बैलेंस के ऊपर अलग प्रोविजन होता है और जो ईसीजीसी वगैरह गारंटीज हैं उनका जो गारंटेड अमाउंट है उसके ऊपर अलग प्रोविजन होता है। यानी यहाँ हम पहले देखेंगे सिक्योर्ड बैलेंस कितना है, उसके बेसिस के ऊपर हम ये तय करेंगे कि ईसीजीसी द्वारा गारंटेड बैलेंस कितना है और जो बाकी बचेगा वो अनसिक्योर्ड है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने बताना है ये गारंटी कवर कितने अमाउंट के लिए अवेलेबल है और कितना प्रोविजन उसका किया जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई होप कि हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अमाउंट जो एलिजिबल है ईसीजी कवर के लिए, 25 लाख का बैलेंस है, 20 लाख की अवेलेबल सिक्योरिटी है, तो उस 20 को हम माइनस कर देंगे क्योंकि ईसीजीसी कवर की जो ज़रूरत है वो बैलेंस अमाउंट के लिए ही पड़ेगी जो अनसिक्योर्ड अमाउंट है। तो 25 माइनस 20, 5 लाख का हमारा पहला आंसर है। सो एक्चुअली 5 लाख के कवर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे
और दूसरा उसके लिए प्रोविजन कितना करेंगे। सो 5 लाख हमें पूरे अमाउंट के ऊपर ईसीजीसी का ये अमाउंट अवेलेबल नहीं है, उसमें भी कवर हमें 75% अवेलेबल है। तो कितना कवर अवेलेबल है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो कवर्ड अमाउंट हमारे पास 5 लाख नहीं है, एलिजिबल तो 5 है, लेकिन जो एक्चुअल कवर्ड अमाउंट है वो है इस 5 लाख का 75%, दैट मीन 3.75 लाख। और प्रोविजन कितना होगा, जो अमाउंट ईसीजीसी की गारंटी से कवर्ड है उसके लिए प्रोविजन की जरूरत नहीं होती। सो दिस मीन देर इज नो प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर दिस, इसके लिए प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम एक यूजफुल इंफॉर्मेशन देखते हैं। फ्रेंड, ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारा पीडीएफ कंटेंट, हमारे वीडियो लेसन्स, हमारे इंटरेक्टिव लाइव क्लास यूज करके अपने जेआईबी, सीआईबी, प्रमोशन एग्जाम, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल एग्जाम, बैलेंस शीट एटसेट्रा, इन एग्जाम्स को पास किया। अगर आपको भी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो हमारी वेबसाइट nstourskoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर जाएं। वहाँ पे आपको ये वैल्यूएबल कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बैंक हैज आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर ऑफ 180 करोड़ in infra project which has been classified as substandard unsecured. What is the amount of provision? दो तीन बातें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की हैं। सो अमाउंट इन्वॉल्व है 180 करोड़ का, प्रोजेक्ट ये इंफ्रा है, अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन है सब स्टैंडर्ड में अनसिक्योर्ड है, प्रोविजन का अमाउंट हमने बताना है। सब स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर हम अकाउंट्स को दो कैटेगरीज में देखते हैं, सिक्योर्ड कितना है और अनसिक्योर्ड कितना है। सिक्योर्ड में प्रोविजन डिफरेंट होता है, अनसिक्योर्ड में डिफरेंट होता है। अनसिक्योर्ड में इंफ्रा के ऊपर प्रोविजन डिफरेंट होता है और नॉर्मल के ऊपर प्रोविजन डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे प्रोविजन है इंफ्रा के ऊपर 20%, नॉर्मल में ये प्रोविजन रहता है 25%, और जो सिक्योर्ड है उसके ऊपर प्रोविजन रहता है हमारा 15% का। लेकिन प्रोविजन हमने पूरे बैलेंस के ऊपर एक जैसा करना है, उसको ब्रेकअप नहीं करेंगे कि सिक्योर्ड कितना है और अनसिक्योर्ड कितना है। तो ये सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड है, तो दिस मीन हम 20% प्रोविजन इसके ऊपर करेंगे। सो 20% प्रोविजन विल बी 36 crore. So 20% into 180, 36 crore will be provision on this substandard account. How is capital adequacy ratio calculated? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में हमारे पास एक तरफ होता है टोटल एलिजिबल कैपिटल, दूसरी तरफ होता है हमारे पास टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। टोटल एलिजिबल कैपिटल में हमारे पास टीयर 1 कैपिटल रहता है और टीयर 2 कैपिटल रहता है, और टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स में हमारे पास सभी तरह के रिस्क वेटेड एसेट्स रहते हैं। तो इसके बेसिस के ऊपर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। फंड मैनेजमेंट, मेंटेनिंग नॉस्ट्रो अकाउंट, एग्जीक्यूटिंग डील्स, these are primary functions of which segment of dealing room in the treasury? किसी भी बैंक की ट्रेजरी में ये जो एक्टिविटीज दी हुई है ये किसका फंक्शन है, क्या क्या एक्टिविटीज है? फंड्स मैनेजमेंट है, मेंटेनिंग नॉस्ट्रो अकाउंट है, डीलिंग डील्स को एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस फ्रंट ऑफिस करता है, ये सारा रोल फ्रंट ऑफिस का है।
व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैक ऑफिस इन ए डीलिंग रूम? बैक ऑफिस का प्राइमरी फंक्शन क्या है डीलिंग रूम के अंदर? बैक ऑफिस का फंक्शन है जो डील्स हुई हैं उनको वेरीफाई करके उनका सेटलमेंट करना, उनकी अकाउंटिंग करना, डीमैट अकाउंट की मेंटेनेंस करना, नॉस्ट्रो अकाउंट में रिकंसिलेशन करना। तो नॉस्ट्रो अकाउंट को मेंटेन करना ये फ्रंट ऑफिस का काम है, उसकी रिकंसिलेशन करना ये बैक ऑफिस का काम है। इन विच इंकोटर्म द सेलर हैव मिनिमम ऑब्लिगेशन? इस इंकोटर्म के अंदर जो सेलर है उसकी ऑब्लिगेशन जो है वो कम से कम है। इंकोटर्म्स का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स कहाँ जरूरत पड़ती है? इंटरनेशनल ट्रेड में जो पार्टियां बायर एंड सेलर्स हैं उनके राइट्स और उनकी ऑब्लिगेशन को रेगुलेट करने के लिए इन टर्म्स को यूज किया जाता है। जब भी इनके बीच में कॉन्टैक्ट होता है तो उसमें प्राइस मेंशन्ड होती है, प्राइस के साथ इंको टर्म को ऐड कर दिया जाता है और इंको टर्म से पता चल जाता है कि बायर का या सेलर का रिस्क कितना है और क्या क्या कॉस्ट उनको पे करनी होगी फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस ऑर्डर। तो यहाँ पे बात करें हम सेलर की मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी किस इंको टर्म में होगी। सो दिस मीन जब सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसमें किस टर्म को यूज किया जाएगा ताकि सेलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्लिगेशन है वो कम से कम हो। तो ये रहती है एक्स वर्क्स। सो व्हाट इज एक्स वर्क्स? मीन्स सेलर जो डिलीवरी करेगा गुड्स की वो अपनी फैक्ट्री के गेट के ऊपर करेगा, जहाँ उसके वर्क्स है, जहाँ उसकी फैक्ट्री है उसके गेट के ऊपर। तो वहां से लेकर के बायर अपनी फैक्ट्री तक लेके जाने के लिए जितना भी रिस्क होगा वो बायर को बियर करना होगा। जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो बायर को बियर करने होंगे। तो इस केस में जो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्लिगेशन है वो मैक्सिमम रहेगी, जो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिमम रहेगी। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट आर द करंट DSIB domestic systematically important banks buckets and their additional tier 1 capital requirements? DSIB डोमेस्टिक सिस्टेमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स ये क्या होते हैं? ये बड़े बड़े बैंक हैं इंडिया के डोमेस्टिकली जो ऑपरेट कर रहे हैं। ये इतने बड़े हैं कि अगर इनमें से कोई फेल हो जाए तो हो सकता है वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को लेकर के बैठ जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम इन बैंकों में कौन कौन से एलिजिबल हैं वो नोटिफाई करता है। चलिए देखें ये 3 बैंक कौन कौन से हैं और इनकी बकेट्स क्या हैं। सो इन 3 बैंक्स में हमारे पास एक है SBI, दूसरा हमारे पास HDFC बैंक है और तीसरा हमारे पास ICICI बैंक है। SBI है बकेट 4 के अंदर, जहां एडिशनल कैपिटल 0.80 टीयर 1 कैपिटल फॉर्म में रखना है। तो अगर टीयर 1 कैपिटल नॉर्मल बैंकों को 5.5 मेंटेन करनी है तो SBI मेंटेन करेगा 6.3। सो ऐसे HDFC बैंक बकेट 2 में है तो उसको रखना पड़ेगा एडिशनल 0.4% का, मीन्स 5.9 हो जाएगा। ICICI बैंक बकेट 1 के अंदर है तो इसको 0.2% एडिशनल कैपिटल मेंटेन करना होगा, दैट मीन 5.7। और ये टीयर 1 कैपिटल की बात हो रही है, नॉट टीयर 2 कैपिटल या ओवरऑल कैपिटल।
Risk-weighted asset of a bank as on 1st April 24 are 1,25,000, which grew by 25% by end of the financial year 24-25. If Tier 1 capital is 5,000 and 81 capital is 500 and Tier 2 capital is 1500 at end of the year, what is the capital adequacy ratio? तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है बिगिनिंग ऑफ द ईयर के रिस्क वेटेड एसेट्स। ग्रोथ रेट भी हमें गिवन है। ग्रोथ रेट को हम यूज करके ईयर एंड के रिस्क वेटेड एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। टीयर 1 कैपिटल, 81 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल ये हमें गिवन है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? एक तरफ हमें पड़ेगी जरूरत एलिजिबल कैपिटल अमाउंट की, दूसरा हमें जरूरत पड़ेगी रिस्क वेटेड एसेट्स की। एलिजिबल कैपिटल में हमारे पास टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल है। तो टीयर 1 कैपिटल कितनी है हमारे पास? इट इज 5,000। टीयर 2 कितनी है? 1,500 और 81 कितनी है? 500। 81 जो है ये ऑलरेडी टीयर 1 के अंदर इंक्लूडेड है, इसीलिए इसको तो हम इग्नोर कर देंगे। हम सीधा 5,000 को लेंगे जो टीयर 1 है और टीयर 2 में जो एलिजिबल अमाउंट है 1,500 में से उसको ले लेंगे। उससे पहले हम रिस्क वेटेड एसेट्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रिस्क वेटेड एसेट्स कितने होंगे? 125 है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, 25% का ग्रोथ है तो हम 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे 2.25 इस ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिस्क वेटेड एसेट्स हो गए हमारे 156,250 और एलिजिबल कैपिटल कितनी है? 5,000 हमारी है टीयर 1, 1,500 हमारी टीयर 2 है। लेकिन टीयर 2 सारी की सारी एलिजिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक रूल काम करता है। रूल क्या काम करता है? जो 9% कैपिटल है टोटल, उसमें 7 एंड 2 का रेशो मिनिमम 7 होना चाहिए टीयर 1 और ज्यादा से ज्यादा टीयर 2 हो सकता है 2। तो यहाँ पे हमें पहले जो टीयर 2 है दिस वन 1,500, ये पूरा अमाउंट में से कितना एलिजिबल है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अगर टीयर 1 5,000 है और टोटल कैपिटल 9 है तो उसमें से 7 जो है वो टीयर 1 है। तो टीयर 1 का अमाउंट एलिजिबल कितना बन गया? टोटल अमाउंट कैपिटल का कितना बन गया? तो टोटल अमाउंट बन गया दिस मच, 642,857। सो 6,500 नहीं हम ले सकते क्योंकि ये रेशियो मेंटेन नहीं होता उसमें। ये रेशियो मेंटेन करना भी जरूरी है, इसीलिए हमने 5,000 की हेल्प से टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब टोटल कैपिटल में से हमारे पास टीयर 1 का कैपिटल अवेलेबल है तो हम इसमें से टीयर 1 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा एलिजिबल टीयर 1 2 का अमाउंट। सो दिस इज टीयर 2 एलिजिबल अमाउंट और ये हमारी टोटल कैपिटल है जो एलिजिबल है, क्योंकि हमने एलिजिबल कैपिटल को लेना है, गिवन कैपिटल को नहीं लेना। हो सकता है गिवन कैपिटल एलिजिबल हो सकता है गिवन कैपिटल एलिजिबल ना हो। तो हियर इन दिस केस द रेशियो विल बी 4.11। अगर हम बगैर सोचे समझे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन 416 होगा और हो सकता है वी आर सेटिस्फाइड, लेकिन इसमें पेंच है तो उसका ध्यान रखना है। तो दिस इज द एक्चुअल आंसर 4.11। If risk weighted asset of a bank are 10 lakh crore for 23-24 and grow 25% annually, amount of risk weighted assets कितना होगा at end of 20
627। तो प्रेजेंटली 10 लाख करोड़ है। 3 साल के बाद कितना होगा? अगर एनुअल ग्रोथ 25% है, तो एनुअल ग्रोथ जब 25% है तो हम इसमें कंपाउंड कर देंगे। सो 10 लाख इंटू 1 प्लस ग्रोथ, तो ये हमारा ग्रोथ है, रेज टू पावर 3। सो 3 साल के बाद हमने कैलकुलेशन करके बतानी है। सो रेज टू पावर 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस पोर्शन 1.25 रेज टू पावर 3, तो इसकी वैल्यू ये बन जाएगी 1.953125। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट दिस वैल्यू 19,53,125 करोड़। तो ये 25 होगा या ये 24 हो जाएगा, डजंट मैटर। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। Question 44. What is an instruction called according to which forex dealer is required to exit a trade if price moves against the bank beyond a specified level, and what is its purpose? बैंक में उस इंस्ट्रक्शन को, इस डायरेक्शन को क्या कहा जाता है जिसके चलते हुए जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर है ट्रेजरी के अंदर, उसको सेल परचेज को जो ट्रेड है उस एग्रीमेंट से बाहर निकलना पड़ता है। कब? अगर प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल से आगे निकल जाती है। और हमने ये भी बताना है कि इस इंस्ट्रक्शन के नाम के साथ साथ कि इसका पर्पस क्या है। इस इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो पर्पस है टू प्रोटेक्ट कैपिटल बाय लिमिटिंग द लॉसेस। सो बैंक का जो बोर्ड है वो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स के लिए एक लिमिट तय कर देता है कि भी हमें अगर लॉस हो रहा है तो कब हमने लॉस को स्टॉप करना है। और ये सिचुएशन कब राइज होती है? जब किसी भी सिक्योरिटी में या फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो रेट है वो बैंक के अगेंस्ट जा रहा है, जिसमें बैंक को लॉस होने वाला है। तो पोजीशन ये होगा फिर कि लॉस को कितने अमाउंट तक बंद कर दिया जाए, कब बंद कर दिया जाए। तो उसके लिए बैंक का बोर्ड स्टॉप लॉस लिमिट्स को तय कर देता है। पर्पस क्या होता है कि लॉस और आगे ना हो, तो हम लॉस को फिक्स कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, क्योंकि लॉस अल्टीमेटली हमारी कैपिटल को खा जाता है। ए फॉरेन एक्सचेंज डीलर कैन हैव नेट ओपन पोजीशन ड्यूरिंग डे टाइम एट $10 million. At the same time, he has to ensure that in case of loss, he cannot continue trade if loss exceeds a particular amount. What type of limit is prescribed by management of the bank for these two situations? So दो situations कौन कौन सी हैं? पहली सिचुएशन है कि जो नेट ओपन पोजीशन है डे टाइम के अंदर उसका अमाउंट $10 million से ज्यादा ना हो। सेकेंडली, डीलर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अगर लॉस हो रहा है बैंक को तो वो आगे ट्रेड को कंटिन्यू नहीं करेगा। अगर लॉस एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हो रहा है, मींस जो स्टॉप लॉस है, हमने बताना है व्हाट टाइप ऑफ लिमिट्स आर प्रेस्क्राइब्ड बाय द मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट किस तरह की लिमिट्स फिक्स करती है इन दोनों सिचुएशंस के लिए। फ्रेंड्स, इन लिमिट्स को हम कहते हैं डे लाइट पोजीशन लिमिट, यानी 10 मिलियन से ज्यादा डीलर नेट ओपन पोजीशन मेंटेन नहीं कर सकता है। और सेकंड को हम कहते हैं डे लाइट लॉस लिमिट। दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस बैंक बियर करेगा, तो ये डीलर को सुनिश्चित करना होगा। इट शुड नॉट एक्सीड दैट वन। तो आई होप ये सारे के सारे रिकॉल्ड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो हैं इनको आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो एक बार फिर से
अगर आपको केस स्टडीज़ चाहिए तो बहुत सारी केस स्टडीज़ आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो हमारी वेबसाइट है nestoorschoolofbanking.com। इसके कोर्सेज पेज के ऊपर जाइए, वहाँ बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, उनको करिए, उनका बेनिफिट लीजिए। तो अब हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे एंड वंस अगेन आई थिंक विद ए केस स्टडी। तो चलिए, थैंक यू।